महिला किसान भारत भर से प्रेरणा की कहानियां आप तक लेकर आई हैं, पर आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी बोली की सौंधी महक को पूरे दुनिया में लोकप्रिय किया है। भारत समेत 20 देशों में वो अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। हमारे साथ विजया भारती जी थी, जिन्होंने हमारी महिला किसानों को लेकर अपनी बोली में, अपनी मीठी बोली में कुछ गीत वो लेकर आई हैं। आइए महिला किसानों की गरिमा में, उनके सम्मान में ये प्यारा सा गीत सुनते हैं विजया भारती जी की आवाज़ में। महिला किसान बहिना, अरे महिला महिला किसान बहिना, देश की गुमान हो पहचान भैया। महिला किसान बहिना, महिला किसान बहिना, देश की गुमान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान्य हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। महिला किसान बहिना, महिला किसान बहिना, देश की गुमान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया।
पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। इनसे ही घर घर में धन धान हो पहचान भैया। तो महिला किसान दिवस पर महिला किसान हमारे इस मंच पर मौजूद हैं, अपनी कहानियां आप तक पहुंचा रही हैं। और अर्चना देवी जी थी और राधिका रानी जी थी हमारे साथ। जोरदार तालियां इन हरित नायिकाओं के लिए जो ये कहानियां आप तक लेकर आई, अपनी प्रेरणा से भरी कहानियां हम तक लेकर आई। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारी ऑडियंस में मौजूद रहिए, हमसे हम बातचीत हम जारी रखेंगे। और अब अगली जो हमारी हरित नायिकाएँ आ रही हैं, उन्होंने भी कुछ अनूठा करके दिखाया है, कुछ अलग करके दिखाया है। वो कहते हैं ना कि हम चांद या सूरज तो नहीं जो ढल जाएंगे, बहती नदिया की धारा है, बंजर को हरा बनाएंगे, बंजर को हरा बनाएंगे। तो कैसी ही नायिका, एक ऐसी महिला किसान को हम यहाँ पर बुला रहे हैं, मंजू कश्यप जी, जिन्होंने जब अपने आसपास के इलाके में, अपने गाँव में सिंघाड़े की खेती करने की ठानी थी तो तालाब ही नदारद था। कैसे वो तालाब को अपने गांव तक लेकर आई और कैसे उन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया, आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ हैं पूजा शर्मा जी गुरुग्राम से। पूजा शर्मा की कहानी तो और भी बेमिसाल है, क्योंकि उन्होंने ना केवल उद्यमिता की मिसाल कायम की है, उन्होंने ना केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, बल्कि उन्होंने अंधविश्वासों को भी तोड़ा है। कैसे, आइए देखते हैं। विराज जी। मैं भाग्य रचूंगी, खेतों का बदलूंगी, कल खलिहानों का मस्त। मंजू जी, आपकी कहानी तो बहुत ही हौसले से भरी हुई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के दुहाई गांव से हैं मंजू कश्यप जी और सिंघाड़े की खेती करना चाहती थी। भाई, सिंघाड़े की खेती के लिए, मत्स्य पालन के लिए तालाब की ज़रूरत होती है। मंजू कश्यप, आपकी कहानी क्यों ना इस छोटी सी फिल्म के ज़रिए देखते हैं। मेरी बचपन से ही इच्छा रही है कि मैं सिंघाड़े की खेती या फिर कोई भी अन्य फसल करूं। मेरे ससुराल में यहाँ पे पहले हमारे जो बाबा जी थे वे सिंघाड़े की खेती करते थे, करीब 25 साल पहले। तो फिर मैंने नगर निगम में काफ़ी प्रयास किया कि ताकि मेरे को तालाब मिल जाए और मैं भी अपने बड़े बुजुर्ग का काम उसी तरह से कर सकूं। करीब 9 से 10 साल के बीच मेरे को माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का आदेश हुआ कि इनको तालाब दिया जाए। तब नगर निगम ने मेरे को तालाब दिए लीज पे और मैंने तब से सिंघाड़े का और मछली का कार्य स्टार्ट किया। मैंने भी बहुत दिल जान से उसमें इतनी मेहनत करी है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दे दिया कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप तालाब में मछली पालन क्यों नहीं करती हो। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने अपने सर पास के कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से ट्रेनिंग ले करके अपने तालाब में जो भी केमिकल पानी था या फिर मिट्टी में केमिकल था, मैंने उसको नष्ट करके तब उसमें फिश फार्मिंग का कार्य किया। मैंने अपने 1 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर तालाब में से करीब 5 से 6 लाख तक का मैंने उसमें लाभ लिया है। मैं भी 3 से 4 हेक्टेयर में ये काम करती हूँ, जो सारा किराए पे ही करती हूँ। वो लीज पे मैंने लिया हुआ है नगर निगम से। तो जब मैं ले सकती हूँ तो मेरी माताएं बहनाएं क्यों नहीं ले सकती। मेरी एक इच्छा है कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलूं और मैं इस तरह की कड़ी मेहनत करना चाहूँगी और करके इस काबिल और इस मुकाम पर पहुँच के ताकि मैं उनको ये महसूस करा दूं कि वाकई में ही एक देश की किसान महिला इस लायक है कि मैं उनको अपने पास बुला सकूं। प्रधानमंत्री ने खुद आपके कंधे थपथपाए हैं, आपके काम की सराहना की है। लेकिन ज़रा उस कहानी तक, उस मोड़ तक चलते हैं जब आप चुनौतियों का सामना कर रही थी और जब आपके पास तालाब नहीं था। सर, मेरे परिवार में मेरे बाबा जी सिंघाड़े की खेती करते थे और ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मतलब खुद के तालाब होने के बावजूद भी हमारा उसमें दाखिल खारिज था कि मेरा परिवार का कोई सदस्य उसमें मछली पालन या फिर सिंघाड़े की खेती नहीं कर पा रहा था। मेरी शादी होने के बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मेरे को तालाब मिल जाए, लेकिन बहुत सी परेशानी का मेरे को सामना करना पड़ा। करीब 9 से 10 साल तक
काफ़ी कठिनाई का सामना करते हुए फिर एक बार मेरे को गुस्सा आ गया थोड़ा सा, तो मैं जनता दर्शन में पहुंच गई ऐसे ही। मैंने उनसे कहा कि मैं 3 बार जनता दर्शन में आ चुकी हूँ और मैं 500 किलोमीटर दूर से मुंह दिखाने के लिए नहीं आ रही यहाँ पे। अगर आप मेरे को तालाब दोगे तो बताइए, अगर नहीं दे सकते तो मना कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे इस मैडम की समस्या सुनिए पहले क्या है। तो उन्होंने आदेश किया नगर निगम को कि ये जितने भी तालाब लेना चाहती है आप उनको तालाब दीजिए। अगर वे कुछ कार्य करना चाहते, कुछ सक्षम बनना चाहती है, तो आप उसमें बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों उनकी टांग खिंचाई कर रहे हो। तो मैम फिर उससे बाद में मेरे को तालाब तो मिल गए, वो तो चलो लड़ाई झगड़ा करके मिल गए, लेकिन समस्या का विषय ये बना हुआ था कि जो भी तालाब थे इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में थे। जिस तरह से हमारा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है, तो यहाँ पे इतना कंपनी का निर्माण है कि इतना केमिकल यहाँ पे भरा हुआ है, कोई भी किसी भी तरह की खेती करना एक बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। तो इसलिए मेरे जो पास के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मैं उसमें वहाँ पे गई कृषि विज्ञान केंद्र में, और वहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रमोद जी, मैंने उनसे बताया कि सर मैं तालाब तो ले चुकी हूँ, लेकिन समस्या ये हो रही है कि मैं उसमें मछली पालन करूँ कैसे। तो उन्होंने कहा कि अरे मंजू तुम परेशान ना होइए, मैं उसको बताता हूँ क्या क्या उसमें करना है। तो उन्होंने कहा कि हम पहले इसको तालाब की आकृति में बनाते हैं, क्योंकि वो समतल ज़मीन थी जी। और उस समतल ज़मीन में मेरे को तालाब बनाने में भी इतनी परेशानी आ रही थी कि मेरी जेसीबी मशीन भी जब्त करा दी गई, और उससे बाद में 50 लाख का मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया कि तुम्हारी इस तालाब की पानी की वजह से दीवारों में दरार आ रही है। लेकिन फिर मत्स्य मंत्री ने काफ़ी मुझे सहयोग किया, तो इसलिए मामला खारिज हो गया। फिर हमने सोचा कि इसमें केमिकल ख़त्म करना, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि केमिकल भी ख़त्म हो जाए और हम इसमें कार्य कर सकें। तब डॉक्टर प्रमोद जी ने कहा कि हम इसमें पहले सिंगाड़े की खेती करते हैं, क्योंकि सिंगाड़े की मात्रा एक ऐसी खेती है कि हम 2 से 3 साल तक के अंदर उस केमिकल को ख़त्म कर देंगे और आसानी से हम कोई भी फसल कर सकते हैं। मखाने की भी कर सकते हैं, कमल खेती भी कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं, या फिर सिंगाड़े की खेती भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको केमिकल ख़त्म किया। फिर उससे बाद में जब केमिकल ख़त्म हो गया तो मैंने उसमें फिश फार्मिंग भी किया है, और अब भी मैं उसमें सिंगाड़े की खेती और प्लस मछली पालन। पहले मैं सिंगाड़े की खेती करती हूँ, फिर उससे बाद में जो सिंगाड़े की बेल होती है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि जो सिंगाड़े की बेल होती है ना हमारी, तो कुछ हमारी मछली ऐसी होती है जो घास खाती हैगी, तो हम अगर जो सिंगाड़े की जो बेल होती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें साफ़ सफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो घास खाने वाली मछली है उसको सब खा जाती है। और मैं इकोसिस्टम आपने पूरे अगर कहें तो एक तालाब में डेवलप किया है। जी जी। आप पढ़ाई कहाँ तक किया? मैं बिल्कुल देहात गांव से हूँ और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मैंने सिर्फ इंटर ही कर रखा है। ये एक वैज्ञानिक सोच होना, और कोई कॉलेज और कोई विश्वविद्यालय नहीं गई हैं, लेकिन उन्होंने एक इकोसिस्टम पूरा वहाँ पर विकसित किया है, एक तालाब के रूप में, जहाँ पर खेती भी कर रही हैं और वहाँ पर तालाब में जीवों को, मछलियों को जीवन भी मिल रहा है। बहुत बहुत आपकी कहानी प्रेरणा से भरी है मंजू। और मैम मैं उसमें खाली मछली पालन और सिंगाड़ा ही नहीं करती, मैं उस पर 5 फसल लेने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि 4 तो मैं ले भी रही हूँ। उसमें एक पहले तो सिंगाड़े की खेती लेती हूँ और फिर उसमें मछली डाल देती हूँ, तो खाना मिल जाता है, खाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हैगी। और ये 1 फिंगर जितना अगर हम बच्चा फिश का छोड़ते हैं तो 3 महीने में 1 किलो से ऊपर की हो जाती। मेरा अपना अनुभव है, मैंने 5-5 किलो की मछली अपने तालाब से निकाली हैगी। और उससे बाद में जो हमारे जो होता है चलने का रास्ता होता है, वो करीब 12 से 15 फीट का होता है। हम उसकी तरफ या तो केले के पेड़ लगा सकते हैं पेड़, या फिर हम अमरूद के लगा सकते हैं। वैसे मैंने अमरूद के लगाए हुए करीब 250 पौधे लगाए हुए हैं, जो मतलब करीब आधी किलो का अमरूद आता है। और उसके जो बराबर साइड की जो ज़मीन बचती है खाली, जो बराबर साइड की ज़मीन खाली बचती है, मैंने उस पर गोभी की तैयारी की है मैंने। वाह। और एक छोटा सा विचार और मैं बता देती हूँ, करीब 2-2.5 बीघे में मैंने वैसे किया नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में पहले अनुभव पूरा ले चुकी हूँ, तो इसलिए 100% सो भी हूँ कि मैं उसमें फेल नहीं होंगी। तो करीब तालाब के ऊपर 3 बीघा के ऊपर मैं अंगूर की फसल करूँगी जाल बना करके। आप फेल हो कैसे सकती हैं? आपके अंदर जो हौसले, जिद और जुनून की जो ऊर्जा है वो आपको कभी नाकाम होने ही नहीं देगी मंजू। मैम जैसे कि आप सबका आशीर्वाद और मेरे किसान भाइयों का सबका आशीर्वाद, दुआ और ये सब है, तो मतलब ही नहीं बनता कि किसी वजह से ये सब फेल हो जाए। ये तो बड़ा दावे के साथ बोल सकती हूँ, काबिले तारीफ है। हमारे साथ पूजा जी भी हैं, और जैसा कि इन्होंने नवाचार लेकर आई हैं कृषि में, मंजू जी एक नवाचार लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पूजा जी ने तो समाज के उस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की है
जिससे ये समाज जकड़ा हुआ है। वो कृषि करना चाहती थी, पर एक अलग ही किस्म की परेशानी का उन्होंने सामना किया। पहले उनकी ज़रा कहानी देख लेते हैं। पूजा हरियाणा के गुरुग्राम के चूंद गांव की रहने वाली हैं। पूजा शर्मा बेकरी के व्यवसाय से जुड़ी हैं। वैसे तो उनके इस व्यवसाय से और भी बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बेकरी उत्पाद तभी बनना शुरू होते हैं जब पूजा स्वयं प्रोडक्शन मशीन के हर एक हिस्से का निरीक्षण करके आश्वस्त हो जाती हैं। बेकरी का ही हमने इसीलिए चुना कि जो भी सामान खरीदते हैं कच्चा, वो किसानों से ही खरीदते हैं। तो मेरा मानना है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो डबल की बजाय 4 गुना भी आय कमा सकते हैं अगर वो वैल्यू एडिशन करके मार्केट में जाएं। पूजा अपने सभी उत्पादों को बनाने में कुछ खास बातों को हमेशा महत्व देती हैं और इसी का नतीजा है कि पूजा के बेकरी उत्पादों की मांग न सिर्फ लोकल बाजार में हमेशा बनी रहती है, बल्कि विदेशों में भी अनेक उत्पादों ने धूम मचा रखी है। मोटे अनाज को जैसे हम लेके चलते हैं, इसमें काफी तरह के मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, सावा, सामक, ताकि इनको खा के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और आने वाली पीढ़ी जो है इनके बारे में जाने। आज 5 स्टार से लेके विदेशों तक हमारे प्रोडक्ट गए हुए हैं। आज पूजा शर्मा उद्यमिता के जिस शिखर पर पहुंच चुकी हैं, उसका श्रेय वो अपने पति और बच्चों को भी देती हैं। एक टाइम ऐसा आया कि हमें परिवार से अलग कर दिया गया। पूर्वज थे, उनकी 400 साल पुरानी हवेली पड़ी हुई थी। उसकी स्थिति इतनी खराब थी, इतने उसके अंदर चमगादड़ थे कि मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी हवेली में मैंने अपनी यूनिट लगाई और उसी हवेली में आज हमारा काम होता है। पूजा जी का मानना है कि सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से बड़ी होनी चाहिए। पूजा जी, जिस हवेली को अभी हम देख रहे थे, उसकी वो कहानी है। क्या मुश्किलें आई थी आपको वहाँ से काम शुरू करने में? मैम, जो हवेली आपने देखी है, ये हमारे पूर्व की 400 साल पुरानी हवेली थी और इसको भूतिया करके छोड़ दिया था। जिस टाइम पे लोगों के पास कच्चे मकान नहीं थे, उस टाइम की ये हवेली है। लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आमदनी का कोई साधन नहीं था। मेरे जो हस्बैंड हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में हैं गाजीपुर में, तो जो परमानेंट नहीं थी, सैलरी कम, ऊपर से 3 बच्चे हमारे। तो मैंने सोचा कि किसी ना किसी माध्यम से मैं अपने पति की हेल्प करूं, नहीं तो बच्चों को ना तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे और ना ही इनका भविष्य अच्छा बना पाएंगे। तो यही सोच के मैंने उसी हवेली को चुना। उससे पहले मैंने पशुपालन और खेतीबाड़ी करती थी। 2013 में मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और मैंने अपना समूह बनाया। समूह बनाने के बाद मैंने ट्रेनिंग ली रोस्टेड सोया नट्स की। तो जैसे बचपन से ही खेतीबाड़ी और पशुपालन किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने किसान भाइयों का भी फ़ायदा करें। हमने उन्हीं से डायरेक्ट अनाज को ख़रीदा। जैसे हरियाणा में बाजरा, ज्वार, चना जो भी होता है, रागी अभी वहाँ पे नहीं है, तो रागी भी उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ें उनसे ख़रीद के और फिर हमने उसको वैल्यू एडिशन करना शुरू किया। इसके साथ में जो गांव की ग्रामीण महिलाएं थी, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था, ऐसी महिलाओं को मैंने अपने साथ में जोड़ा और वैल्यू एडिशन करके हमने जैसे अपने समूह को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा। इससे जुड़ने के बाद क्या फ़ायदा हुआ कि हमें बड़ी बड़ी एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला, जहाँ पे हम अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं और अपने सामान को सेल करते हैं। इससे क्या है, काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ जाते हैं, जो आने वाले टाइम में बाद में हमें ऑर्डर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आज गांव की 200 से ज़्यादा महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं और 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेरे बने हुए हैं। और आज हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट 5 स्टार होटल से लेके विदेशों तक भी पहुँच गए हैं। इसमें काफ़ी सारे बिस्किट, नमकीनें, कुकीज़, मट्ठी, लड्डू और डिमांड के अनुसार भी हम लोगों को प्रोडक्ट बना के देते हैं। और जैसे आंगनबाड़ी में जो गर्भवती महिलाएं और बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हम लड्डू बना रहे हैं अभी फ़िलहाल।
तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें लड्डू का ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर हैदराबाद से आता था, आज वो ऑर्डर हम अपनी महिलाएं मिलके देती हैं और हम ऐसे 60,000 लड्डू के ऑर्डर 6 ऑर्डर हम दे चुके हैं। वाह! तो उद्यमिता भी है इसमें, मार्केटिंग भी है। पूजा जी, मंजू जी, आप तक लौटेंगे और आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर छेड़ी है कि जब सब लोग साथ में आ जाते हैं, हाथ से हाथ मिला लेते हैं, तो मंजिल तक पहुँचना कितना आसान हो जाता है। तो हमारे साथ आज जनता में, ऑडियंस में हमारी ड्रोन दीदी भी हैं, हमारी एफपीओ भी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी कृषि को उद्यमिता में बनाने में, आत्मनिर्भरता की मिसाल देने में अपना सहयोग दिया है। कुछ ऐसी ही ड्रोन दीदियाँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, अगर उन तक माइक पहुँचाया जाए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ और ये कहानियाँ सुनकर? बहुत अच्छा मैम, आत्मनिर्भर भी होती जा रही हूँ इसके लिए। अपनी कहानी बताइए ड्रोन दीदी बनने की, कैसे हुई और क्या अनुभव रहा है आपका? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमलता सिंह है, ब्लॉक डेवाई, गांव सतोहा, बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। मैं ड्रोन पायलट हूँ। किसानों को सुविधा देती हूँ, किसानों के खेतों पे जा करके। किसान मुझे फ़ोन करते हैं कि मैम हमारा छिड़काव होना है खेतों में, जैसे बड़ी फसल होती है उनमें छिड़काव होता है। किसान घुस के अंदर फसल में जाके छिड़काव नहीं कर सकता है, उससे कई सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, फसल का टूटने का भी वो होता है, नुकसान नहीं होता। जैसे मैं एक जगह खड़े होकर के बड़ी फसलों पे आराम से छिड़काव कर देती हूँ और कम समय में भी छिड़काव करती हूँ। और जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है हेमलता? मैम मैंने BA, DLED और ANM किया है। अच्छा, ये बताइए, आप एक मदद कर रही हैं राष्ट्र को संबल देने में, इन महिलाओं को संबल देने में। जब वो ड्रोन उड़ाती हैं तो कैसी फीलिंग आती है, कैसा लगता है आपको? मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं खेतों पे जाती हूँ तो मुझे अक्सर लोग देखने आते हैं कि एक महिला ड्रोन उड़ा रही है, तो वहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है और अपने अपने फ़ोन के कैमरे निकाल करके मेरी वीडियो बनाते हैं लोग कि हम अपने घर पे जाके दिखाएंगे कि देखो महिलाएं क्या नहीं कर सकती। तो अपने फ़ोन में वीडियो बना करके भी ले जाते हैं। बहुत से लोग मुझे देखने आते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों में केवल अकेली महिला में एक ड्रोन पायलट हूँ। जी, और आसपास के इलाके की जो और लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, वो भी आपके पास आती होंगी? जी मैम, बहुत महिलाएं जो पास की होती हैं, जिनके खेत पे मैं जाती हूँ, वो देखने आती हैं कि मतलब एक महिला ड्रोन उड़ा रही है, मैं भी देख के आती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग देखने आते हैं। बहुत बहुत हेमलता, आपकी कहानी प्रेरणा से भरी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बातचीत और भी करेंगे आपसे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ पल्लवी जी हैं और डॉक्टर पल्लवी जी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्होंने मंजू जी की काफ़ी इसमें मदद की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। पल्लवी जी, जब आप महिलाओं को, आपके पास आती हैं ऐसी महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर, क्या कुछ चल रहा होता है मन में? क्योंकि काफ़ी सारी अड़चनें होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लगता है कि बस एक चुटकी में इनके समस्या का हल निकल जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पहले जानकारी देना चाहूँगी कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो एक सरकारी संस्थान है और एक ही जनपद स्तर पे कार्य करता है। और हम जो है, हमारा जो केंद्र है, बेसिकली ये जो भी कृषक पुरुष हैं या कृषक महिलाएं हैं, उनको नवीनतम जितनी भी कृषि तकनीकी हैं और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार है या सरकारी योजना के तहत जो भी संचालित होता है, उसके अनुरूप जो है वो कार्य करता है। तो जैसे कि महिलाएं जब हमारे यहाँ आती हैं, जो भी समस्या उनका होता है, तो हम उनके आवश्यकता अनुसार, उनकी ज़रूरत अनुसार उनकी पहले हम समस्या पूछते हैं और उसके अनुरूप फिर हम परिचय जो है वो करवाते हैं। मतलब ट्रेनिंग जो है हमारे यहाँ केंद्र पे दी जाती है, जैसे कि अचार की है और मैक्रेमे है या फिर कृषि से संबंधित है, कृषि विविधीकरण, जैसे कि हमारे यहाँ मंजू कश्यप जी ने जो मछली और सिंघाड़े की खेती कर रखी है, वो एक तरीके से कृषि विविधीकरण का ही उसका प्रारूप है। तो उस तरीके से प्रशिक्षण हम सभी महिलाओं को देते हैं और अपने केंद्र पे हमने अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन भी तैयार कर रखा है, जैसे कि हमारा IFS मॉडल हो गया है या फिर हमारी जो नवीनतम कृषि तकनीक है, तो उन सब का भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है, जिसकी वजह से जैसे भी हमारे यहाँ जो भी किसान आते हैं या कृषक महिलाएं आती हैं, तो प्रशिक्षण के दौरान हम उनको वो चीज़ दिखाते हैं, डेमो देते हैं कि इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा।